हेलो दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये आज का क्लासेस शानदार रहने वाला है, क्योंकि ये जो आपका क्लासेस है इसमें इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, आपके एनिमल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन और इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जहां से क्वेश्चन बनाया गया था पिछले स्टेट 2023 के एग्जाम में, वहीं से क्वेश्चन आपके हमने दिया है यहाँ पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। काफ़ी लंबे दिनों बाद क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। दिवाली और छठ पूजा की वजह से क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो अब आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। आप लोग बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और अब समय कम बच गया है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा कि क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कराएंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रबी फसल की बुआई कब करते हैं। तो देखिए ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपके PYQ 2023 में भी सब पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसमें कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो आइए, पहला ऑप्शन है ठंड, B है आपका गर्मी, C है बसंत और D है कभी नहीं। तो अगर रबी की बात किया जाए तो जब हम लोग रबी फसल की बुआई का समय जो होता है वो कब होता है, अक्टूबर नवंबर, और ये क्या होता है ठंड की शुरुआत से ही स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। और खरीफ की अगर बात करें तो खरीफ हम गर्मी और बरसात के दिनों में क्या करते हैं, बुआई करते हैं। यहाँ पे गर्मी और बरसात दोनों टाइम में। अगर हम बात करें जायद की तो जायद की बुआई कब की जाती है, जायद की बुआई हम बसंत के टाइम में करते हैं, बसंत ऋतु के समय में करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनीय चारा का उदाहरण है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, दलहनी चारा पूछा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा फसल है जो दलहनी नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कट आउट कर लेंगे, साइड कर लेंगे, और बाकी जो दलहनी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है बरसीम, B है जई, C है मक्का और D है गन्ना। तो देखिए जो बरसीम है ये आपका दलहनी फसल है। बरसीम क्या है, दलहनी फसल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो जई और मक्का है ये आपका अनाज वाली फसल है, अनाज वाली फसल। और जो आपका गन्ना है ये आपका शर्करा वाली फसल है, आपका शर्करा वाली फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बरसीम हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके अलावा दलहनी चारा वाली फसल, तो दलहनी चारा की अगर हम बात करें तो इसके अलावा देखिए कौन कौन सी फसल है, लोबिया, ये भी आपका दलहनी चारा वाली फसल है। और इसके अलावा गंवार है, उसके बाद लूसर्न है। ये सभी क्या है, आपके दलहनी चारा वाली फसलें हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और पशुओं के लिए ये काफी लाभदायक होता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं खिलाने के लिए पशुओं को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुमेन किसका भाग है। ऑप्शन ए है पकवासे, बी है अमाशय, C है यकृत, D है कुछ भी नहीं। अगर हम बात करें रुमेन का तो देखिए जो एनिमल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एनिमल का जो टाइप है वो दो टाइप का है। एक होता है आपका रूमिनेंट एनिमल जिसमें रूमेन पाया जाता है, रूमिनेंट एनिमल। और दूसरा होता है नॉन रूमिनेंट एनिमल। दूसरा क्या होता है, नॉन रूमिनेंट एनिमल। अब देखिए जिसमें रूमेन पाया जाता है वो पशु क्या करते हैं, जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो बड़े ही आसानी से कर लेते हैं और जल्दी से क्या करते हैं,
पचा लेते हैं, लेकिन नॉन रूमिनेंट एनिमल वाले जो होते हैं वो रेशे को या सेल्यूलोज को पचाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पहले रूमिनेंट वाले। तो इसमें आपका काऊ हो गया, गाय, उसके बाद हो गई भैंस, बफेलो, बकरी और भेड़। ये जो चारों आपके जानवर हैं या एनिमल कह लीजिए, ये कौन से हैं? रूमिनेंट एनिमल हैं। भेड़ हो गया। अगर हम नॉन रूमिनेंट की बात करें तो नॉन रूमिनेंट क्या होता है? इसमें कौन होते हैं आपके? कुकुट, सुअर और कुत्ता। ये किस में आते हैं? नॉन रूमिनेंट में। अब जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं इसका जो अमाशय है वो 4 भागों में बटा होता है। इसका अमाशय कितने भागों में? अमाशय 4 भागों में बटा होता है। 4 भागों में बटा होता है, बांटा होता है। और जो नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं उसके अमाशय सामान्य अमाशय पाए जाते हैं और उसमें पचाने के लिए एक अलग से एंजाइम सीक्रेट होता है। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जिसका अमाशय 4 भागों में बटा होता है रूमिनेंट एनिमल का, उसका। तो कौन कौन सा वो 4 भाग है? तो एक है, देखिए, रेटिकुलम, ये क्वेश्चन पूछता है, रेटिकुलम। दूसरा है रूमेन, तीसरा है ओमेजम, ओमेजम और तीसरा है एबोमेजम। तो ये 4 आपके भाग हो गए किसके? अमाशय के, जो किस में पाया जाता है? रूमिनेंट एनिमल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूमेन किसका भाग है? रूमेन अमाशय का भाग है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूमेन में किण्वन से रेशा के पचने में क्या होता है? तो देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो जिसमें रूमेन पाया जाता है वो एनिमल क्या करते हैं, जो रेशा होता है, जो सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है, उसको आसानी से पचा देते हैं और जल्दी जल्दी पचाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है अधिक पाचन, दूसरा है कम पाचन, तीसरा है कुछ भी नहीं। इसमें देखिए चौथा ऑप्शन बाय मिस्टेक हो गया है, तो इसको छोड़ दिया जाए, पहले इसी में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अधिक पाचन हो जाएगा। ठीक है, वो जो टाइपिंग किए हैं उनसे छूट गया है, तो इसका आंसर ऊपर ही मिल गया, तो इसको हम लोग कर दिए यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाना मिश्रण बनाने में कितनी संख्या में दाना लेते हैं? अब देखिए, जब हम पशुओं को क्या करते हैं? आहार देते हैं, तो उस टाइम अलग अलग दाना को हम क्या करते हैं? मिश्रण बनाते हैं, ताकि उसको लिए क्या होता है? संतुलित आहार दे पाए, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर ले, प्रोडक्शन अच्छे से करे, और इसके अलावा प्रजनन में भी उसके क्या हो? परेशानी ना हो। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे बोला है दाना मिश्रण बनाने में कितनी संख्या में दाना लेते हैं। यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है। एक तो हम बछड़ों के लिए अलग दाना मिश्रण बनाते हैं और जो वयस्क होते हैं उसके लिए अलग दाना मिश्रण बनाते हैं। तो देख लीजिए, यहां पे हम लोग पहले देख लेते हैं। अगर दाना मिश्रण की बात किया जाए, दाना मिश्रण की, तो बछड़ों के लिए अगर हम बनाएं दाना मिश्रण, बछड़ों के लिए, तो कम से कम कितना? कम से कम बछड़ों के लिए कम से कम 3 हम क्या करेंगे? फलियों का दाना मिश्रण बनाएंगे, जैसे मूंगफली हो गया। ठीक है, इन सभी का हम क्या करेंगे? कम से कम 3 दाना मिश्रण बनाएंगे। और जो वयस्क है, वयस्क पशुओं के लिए हम क्या करेंगे? कम से कम 5 या 5 से अधिक, 5 से अधिक या 5 से अधिक या 5 हम क्या करेंगे? दाना मिश्रण लेंगे। तो इसका देखिए, इसमें क्लियरिफाई कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्लियरिफाई नहीं किया है
कि बछड़ों के लिए कि वयस्क के लिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में ही छोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बछड़ों के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 3। अगर वयस्क के लिए पूछेगा तो 5 या उससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है प्रजनन की आवश्यकता पूरा करने के लिए दाना मिश्रण देते हैं। अब देखिए, दाना मिश्रण के 3 उद्देश्य होता है दाना मिश्रण देने का। दाना मिश्रण का उद्देश्य और किस किस टाइम में देते हैं, तो पहला देखिए, पहला तो एक जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह के लिए अगर बात करें दाना मिश्रण के लिए, तो उसमें हम 1.5 से 2 kg दाना मिश्रण देते हैं। कितना? 1.5 से 2 kg। उसके बाद अगर हम बात करें उत्पादन के लिए, अब उत्पादन में देखिए दूध उत्पादन हो गया, अंडा उत्पादन हो गया, मांस उत्पादन हो गया, तो अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग। अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें देखिए मिल्क प्रोडक्शन 1 kg दाना मिश्रण, 1 kg दाना मिश्रण पर 2.5 kg दूध उत्पादन पर देंगे, दूध उत्पादन पर। मतलब 1 kg दाना मिश्रण 2.5 kg दूध अगर उत्पादन कर रही है कोई गाय या भैंस, तो उसके लिए 1 kg दाना मिश्रण देंगे। वैसे ही अगर कोई गाय या भैंस 10 kg मान लेते हैं दूध उत्पादन कर रही है, तो उसके लिए कितना? 4 kg दाना मिश्रण हो जाएगा। 4 kg दाना मिश्रण पर 10 kg दूध उत्पादन पर। अब है तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, किसके लिए? प्रजनन के लिए। तो आइए देखते हैं प्रजनन के लिए। प्रजनन के लिए दाना मिश्रण, प्रजनन के लिए दाना मिश्रण 1.5 kg देंगे। कितना? 1 और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, इतना आप लोग समझ के चलिए, क्योंकि पिछला जब PYQ क्वेश्चन आप देखिएगा ना, तो यहां से आपका मोर देन क्वेश्चन है, और इंजीनियरिंग से है, आपका एनिमल हस्बेंड्री से है, इसके अलावा आपका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो है हॉर्टिकल्चर से, जिसमें आपका ओलेरिकल्चर हो गया और पोमोलॉजी हो गया, और इसके अलावा जो स्पाइस क्रॉप है वहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा है। इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग कराएंगे आपको, जो हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग वहां से जाकर अच्छे से उसको देख लीजिएगा और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और आप बेहतर कर पाइएगा स्टेट के एग्जाम में। देखिएगा आने वाले जो 7 तारीख को आपका एग्जाम है, एकदम आप पीसफुल होकर जाइए, शांति से जाइए और कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि देखिए इससे बेहतर तैयारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना समझिए कि ये आपका PYQ क्वेश्चन को आधार बनाकर हम लोगों ने क्या किया है, आपके तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1.5 kg। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली की खल्ली में प्रोटीन की मात्रा होती है। अगर बात किया जाए मूंगफली की, मूंगफली इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड नट बोलते हैं, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में अगर प्रोटीन की बात किया जाए, ग्राउंड नट में अगर प्रोटीन की, तो इसमें 26% प्रोटीन पाया जाता है। ऑयल की बात किया जाए तो ऑयल परसेंटेज 45 से 50% तक ऑयल पाया जाता है, या कहीं कहीं 45 से 46 भी दिया रहता है। और इसके अलावा अगर इसके केक में प्रोटीन पूछे, केक में अगर प्रोटीन पूछे तो इसमें 40% पाया जाता है। केक प्रोटीन कितना पाया जाता है? 40% पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है 60%, बी है कुछ भी नहीं, सी है 40%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट रासायनिक तौर पे है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का क्या है? पॉलीमर है। और इसको क्या हम लोग करते हैं, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट है तो देखिए जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है।
एक होता है कार्बनिक पोषक तत्व, जो एनिमल न्यूट्रिशन है, कार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्वों का सबसे जो मेन पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इसमें वसा है, प्रोटीन है और विटामिन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन इसमें कार्बनिक पोषक तत्व है, और अगर अकार्बनिक पोषक तत्व पूछ देगा, अकार्बनिक, तो इसको भी देख लीजिए, अकार्बनिक पोषक तत्व। अकार्बनिक पोषक तत्वों में खनिज लवण आ जाते हैं, खनिज लवण आ जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप में किस रूप में पाया जाता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है किसका है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका ये किस रूप में प्रकृति में पाया जाता है, इसको सबसे पहले देख लीजिए। ये ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे क्या होता है, सबसे मीठा होता है, जो फलों में पाया जाता है। इसके अलावा सुक्रोज है, सेल्यूलोज है, और जो रेशा है वो सेल्यूलोज का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हेमी सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है। ये सभी क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ये प्राकृतिक रूप में आपके पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी के रूप में हम क्या करते हैं, इसका ये एनर्जी देता है हमें, और इसको एनर्जी के लिए हम ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकार्बनिक पोषक तत्वों से पशुओं को कौन सा पोषक तत्व मिलता है। तो जैसा कि हमने बताया कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व, तो कार्बनिक पोषक तत्व कौन होगा और अकार्बनिक पोषक तत्व कौन होगा। अकार्बनिक पोषक तत्व, अगर अकार्बनिक पोषक तत्व की हम बात करें तो इसमें खनिज लवण आता है। क्या आता है, खनिज लवण। और खनिज लवण के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इसके अलावा आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, खनिज लवण के एग्जाम्पल हैं, और जो कि अकार्बनिक पोषक तत्वों में आता है। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्बनिक में जैसा कि हमने बताया कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा क्या है, आपका वसा है, जो कि हम इस दोनों को एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है, एनर्जी के लिए। इसके अलावा प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, वृद्धि और विकास का कार्य करता है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। और जो विटामिन्स है, ये विटामिन्स क्या करता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रेशा है ये किसका पार्ट है, आपका सेल्यूलोज का पार्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि सूखा चारा में नमी की प्रतिशत होती है। अगर बात किया जाए सूखा चारा और हरा चारा की, सूखा चारा और दूसरा है आपका हरा चारा, तो नमी की प्रतिशत की मात्रा की अगर हम बात करें तो नमी की प्रतिशत देख लेते हैं। नमी प्रतिशत, तो इसमें 15% से कम होता है, 15% से कम सूखा चारा में, ठीक है। जो चारा सूखा रहेगा जाहिर सी बात है नमी की मात्रा कम होगी, और जो क्या होगा आपका हरा चारा या गीला चारा होगा उसमें नमी का मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें कितना होता है आपका 15% से लेकर 15 से लेकर 80% तक इसमें नमी पाया जाता है। तो क्वेश्चन बोला है कि सूखा चारा में नमी की प्रतिशत, तो यहां पे है 15% से कम। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 10%, बी है 12, सी है 15 और डी है 18। अगर 15% से यहां कम रहता तो सी ऑप्शन हो जाता है, लेकिन उससे अगर कम की बात किया जाए तो 12% होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्टीवेटर एक भू परिष्करण यंत्र है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक, बी है द्वितीयक। अब देखिए यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ठीक है, ये मिस टाइप हो गया है, तो इसको दो ही ऑप्शन में हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कल्टीवेटर की अगर हम बात करें तो देखिए एक तो हम लोग भू परिष्करण करते हैं, भू परिष्करण।
सबसे पहले तो भू परिष्करण जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीलेज बोलते हैं। जो टीलेज होता है, जब हम फसलों को बुआई करने से पहले, ठीक है, या रोपाई करने से पहले जब हम खेत को तैयार करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भू परिष्करण या टीलेज बोलते हैं। जो भी एक्टिविटी करते हैं, जुताई करने का कार्य, मिट्टी को भुरभुरी करने का कार्य, ये सभी किस में आते हैं, आपके टीलेज के अंतर्गत आते हैं। अगर बात किया जाएगा कि फादर ऑफ टीलेज कौन है, फादर ऑफ टीलेज, अगर फादर ऑफ टीलेज की हम बात करें तो फादर ऑफ टीलेज जेंथ्रो टूल है। कौन है, जेंथ्रो टूल है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी के लिए बता देते हैं। अब क्या है कि अगर टीलेज कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ टीलेज देख लेते हैं। टाइप ऑफ टीलेज, तो देखिए, एक होता है आपका प्रारंभिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीलेज, यहां पे कर देते हैं प्राइमरी, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी टीलेज क्या होता है, जब खेत की हम जुताई करते हैं और गहरी जुताई करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टीलेज। सेकेंडरी टीलेज में क्या होता है कि ये फसल बोने से पहले हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये फसल बुआई से पहले भी करते हैं, और जब फसल बुआई हो जाता है उसके बीच में भी क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी टीलेज को अपना सकते हैं। इसमें हम मिट्टी को भुरभुरी करते हैं। इसके अलावा जब निराई उड़ाई करते हैं उस टाइम भी मिट्टी को हम खुरचते उरचते हैं, तो ये सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्राइमरी टीलेज के लिए कौन कौन सा यंत्र होता है, तो एक तो आपका मोल्ड हल हो गया, मोल्ड बोल्ड प्लॉग हो गया। दूसरा हो गया आपका देसी प्लॉग, देसी प्लॉग जो देसी हल है, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका डिस्क हल। कौन सा, डिस्क हल, इसको हम डिस्क प्लॉग बोल सकते हैं, डिस्क प्लॉग। तो ये तीन जो है आपका, ये प्राइमरी के लिए हम यूज करते हैं। एक मोल्ड बोल्ड प्लॉग हो गया, जिसको हम लोग मिट्टी पलट हल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्टी पलट, मिट्टी को पूरी तरह से ये पलट देता है। और मिट्टी पलट हल से जुताई हम ज्यादातर ग्रीष्मकालीन समय में करते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय में क्या होता है, जब एक तो बारिश भी कभी कभी होती है, और जब बारिश होती है तो घास फूस ज्यादा, जो खरपतवार होते हैं, जो अनएडवांटेज प्लांट होते हैं, वो काफी मात्रा में ग्रो कर जाते हैं। तो उसकी जब हम गहरी जुताई करते हैं तो उसका जड़े क्या होता है, लगाव से हट जाता है, और उस टाइम क्या होता है कि खरपतवार मर जाते हैं सभी। और इसके अलावा जो हमारे भूमि के लिए जो हानिकारक इंसेक्ट होते हैं, जो कि बाद में फसलों पे बीमारी उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है जब वो सनलाइट के प्रभाव में आते हैं। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग कब करते हैं, ग्रीष्मकालीन ऋतुओं में करते हैं, देसी हल और डिस्क प्लॉग। अगर सेकेंडरी की बात करें तो इसके लिए यंत्र जो है वो है कल्टीवेटर। कौन है, कल्टीवेटर। एक है रोटावेटर, ये तो काफी प्रचलित है, ये तो आप लोग सुने भी होंगे। उसके बाद है डिस्क हैरो है। कौन सा है, डिस्क हैरो। देखिए, डिस्क हल कहेगा तो वो हो जाएगा प्राइमरी, अगर डिस्क हैरो कहा तो वो है आपका क्या, सेकेंडरी है। तो ये आपका सेकेंडरी में हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कल्टीवेटर क्या है, तो कल्टीवेटर सेकेंडरी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुताई के दौरान मोल्ड बोर्ड हल मृदा को काटता है। जब हम जुताई करते हैं तो उस टाइम जो मोल्ड बोर्ड, जो कि प्राइमरी टीलेज के लिए यूज किया जाता है, प्लॉग है, वो मिट्टी को किस आकार में काटता है, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एम आकार, बी है डब्ल्यू आकार, सी है एल आकार में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एल आकार में काटता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तो कौन द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। यहां पर द्वितीयक सेकेंडरी पूछा है, अभी हमने बताया। तो देसी हल क्या है भाई, प्राइमरी है, तो ये तो होगा नहीं। मोल्ड बोर्ड जो हल है, जो मिट्टी पलटने वाला, ये भी प्राइमरी है, तो ये दोनों तो होगा नहीं।
ये दोनों क्या हो गया, कट गया। इनमें से सभी ये, जब ये दोनों नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तावादार हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तावादार हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोल्ड बोर्ड हल में लैंड साइड जुड़ा रहता है। लैंड साइड, तो देखिए जो मोल्ड बोर्ड हल होता है, मिट्टी पलट हल, इसकी बनावट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मिट्टी पलटने वाला हल, मिट्टी पलटने वाला हल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो देखिए एक तो ऐसे करके इसमें क्या लगा रहता है, जिसको बोलते हैं हरीश, ठीक है। और हरीश में इसमें क्या होता है, एक जुड़ा रहता है चीज जिसका नाम है क्या, आपका मूल हल या हल मूल, इसको क्या बोलते हैं, हल मूल। और इसी से एक चीज जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं हम लोग लैंड साइड। क्या बोलते हैं, लैंड साइड बोलते हैं। ये ऐसे रहता है लैंड साइड, और यहां से लेकर यहां तक इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका मोल्ड बोर्ड, मोल्ड बोर्ड। ये हो गया आपका मोल्ड बोर्ड। और यहां इसमें लगा रहता है आपका क्या, फार, जिसको इससे जुताई किया जाता है, ये हो गया आपका फार। और ये जो हल मूल है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, जो लैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड साइड। और लैंड साइड जो है ये इससे जुड़ा होता है, किससे, हल मूल से। और हल मूल इसमें क्या होता है, गैप गैप होता है, और इसमें ये नॉट के सहायता से क्या किया जाता है, इसको जो ये फार है और मोल बोर्ड है, इसको कसा गया होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल मूल हो जाएगा। लैंड साइड किससे जुड़ा हुआ होता है, यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो फार है ये आपका किससे, ये भी हल मूल से ही क्या किया गया है, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और जो हरीश है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो हाथ से जुताई करें या बैल से, तो इसको हम लोग जोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क हैरो का भाग है। अगर बात किया जाए डिस्क हैरो का, ठीक है, तो देखिए जो डिस्क हैरो होता है, ये आपका क्या हो गया, डिस्क हैरो यहां पे हम बना दे रहे हैं। ये इस आकार में आपका क्या होता है, डिस्क हैरो होता है। ये डिस्क हैरो हो गया। और इसमें जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या होता है, गैंग, इस बड़े वाले को। और यहां पे जिससे कसा रहता है उसको बोलते हैं गैंग बोल्ट। क्या बोलते हैं, गैंग बोल्ट। ये जो है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो ये हो गया आपका, इसको पहिया बोलते हैं या व्हीलर बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं सॉवेल। क्या बोलते हैं, सॉवेल। ये जहां ये जुड़ा हुआ होता है आकर, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फार, तो फार तो होता नहीं है डिस्क हैरो में। दूसरा है गैंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गैंग। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर के प्रकार होते हैं। अगर बात किया जाए ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर, एक तो होता है पशु चालित कल्टीवेटर और एक होता है क्या आपका ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर। तो देख लेते हैं, जो पशु चालित कल्टीवेटर है, पशु चालित कल्टीवेटर, देखिए अब क्या है, जो समय है वो बदल चुका है, वैज्ञानिक दौर आ चुका है, खेती बाड़ी में वैज्ञानिक चीजों का हम लोग यूज कर रहे हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। इस कारण से क्या है कि जो पशु चालित कल्टीवेटर है उसका उपयोग कम हो गया है, क्योंकि ये समय भी अधिक लेता था और टाइम ज्यादा लेता था, इसलिए किसान समय के साथ कार्य नहीं कर पाता था, जिससे फसल उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। अब क्या है कि ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर से क्या हुआ, कार्य क्षमता बढ़ गया है और उसमें लोग भी कम लगते हैं और कार्य भी जल्दी हो जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है और किसानों को भी काफी फायदा है। इसलिए इसका क्या हो गया है, परिचालन बंद हो गया है। तो हम लोग देखते हैं ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर। ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर, कल्टीवेटर के बारे में हमने बताया कि ये क्या है, एक तो सेकेंडरी टीलेज के लिए यूज करने वाला यंत्र है। ट्रैक्टर चालित में एक होता है स्प्रिंग विक्ट कल्टीवेटर, दूसरा होता है आपका स्प्रिंग रहित
स्प्रिंग रहित कल्टीवेटर। ये दोनों प्रकार के कल्टीवेटर किस में पाए जाते हैं? ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर के रूप में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है स्प्रिंग रहित, दूसरा स्प्रिंग विक और तीसरा है क और ख दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू परिष्करण देता है। हमने बताया कि भू परिष्करण से जब हम टीलेज करते हैं खेतों में, तो टीलेज में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? तो टीलेज में एक तो जुताई आता है, मिट्टी भुरभुरी करना, मिट्टी भुरभुरी करना, इसके अलावा निकाई गुड़ाई करना। निकाई गुड़ाई जब हम करते हैं तो उस टाइम भी मिट्टी क्या करता है? पपड़ी उसका तोड़ते हैं। इसके अलावा आपका जुताई हो गया, मिट्टी भुरभुरी करना और लेवलिंग करना। क्या करना? लेवलिंग करना, मिट्टी को समतल बनाना, लेवलिंग करना। ये सभी किस में आता है? टीलेज में आता है। और जब टीलेज में आता है तो ये जब क्रियाएं हम करते हैं खेतों में, तो इससे क्या होता है कि फसल उत्पादन के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होती है। जब हम फसल नहीं उगाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे खेतों में, जैसे जुताई करना पड़ता है फसल उगाने से पहले, इसके अलावा उसको साफ सफाई करना पड़ता है, मिट्टी को भुरभुरी मतलब फसल के अनुकूल बनाना पड़ता है। और वही कार्य हम किस में करते हैं? भू परिष्करण के माध्यम से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फसल उत्पादन की अनुकूल स्थिति। फसल उगाने की प्रथा इसमें तय नहीं होती है। क और ख तो होगा नहीं, क्योंकि ख इसमें नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फसल उत्पादन की अनुकूल स्थिति हम क्या करते हैं? पैदा करते हैं। क्या होता है कि जब हम टीलेज करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये सारी क्रियाएं हम किससे करते हैं? टीलेज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एक मशीन है। अगर बात किया जाए जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एक मशीन है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला जुताई के लिए, नहीं भाई, जुताई के लिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी हमने बताया वो सारे यंत्र आप जुताई के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है जमीन को समतल करने के लिए, नहीं भाई, लेवलिंग के लिए अलग अलग मशीनें आती हैं। तीसरा है फसल को काटने के लिए, नहीं। और चौथा है बुआई के लिए। तो जो जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, ये एक बुआई करने वाली मशीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हम देखते हैं बुआई करने वाली अलग अलग मशीनों के बारे में। एक तो होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से हम आपका जो मसूर है, अरहर है, इसके अलावा गेहूं है, सरसों है, इसकी बुआई हम करते हैं। मक्का की भी बुआई कर सकते हैं सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल में क्या होता है कि इसमें एक टंकी होता है और उसमें हम लोग सीड को डालते हैं और एक समान कतार में वो सीडों को क्या कर देती है? मशीन गिरा देती है। और फिर उससे हमारा उत्पादन भी अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब कतारों में एक बराबर कतार लगे होते हैं तो उसमें पौधों की भी संख्या अधिक होती है और हमारे पौधे समय के साथ और उनको एक अलग स्पेस मिल जाता है, ताकि ग्रो करने में क्या होता है? मदद होता है। इसके अलावा प्लांटर हो गया, जिससे पोटैटो प्लांटिंग किया जाता है, ठीक है, प्लांटर हो गया। उसके बाद सीडर है, उसके बाद है आपका सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल होता है, इसमें दो टंकी होती है, एक सीड के लिए अलग होता है और एक फर्टिलाइजर के लिए अलग। मतलब इसमें हम खेती जब करते हैं तो फर्टिलाइजर और सीड दोनों एक साथ देते हैं, उसको हम बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन है जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से बुआई कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए ये जीरो टिल कह रहा है। जीरो टिलेज का मतलब होता है बिना जुताई के, बिना जुताई के। तो बिना जुताई के भी हम बुआई जब करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो टिलेज, ठीक है।
और इसमें हम क्या करते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर डील, मतलब सीड भी साथ साथ डालते हैं, फर्टिलाइजर भी साथ साथ डालते हैं। कब? बिना जुताई के। इस मशीन का उपयोग हम जुताई के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम कब करते हैं? बिना जुताई के। जब हम धान बोते हैं और जब उसमें हल्का फुल्का पानी लगा होता है तो क्या होता है कि जब कट जाता है उस टाइम में हम बिना जुताई के उसमें अन्य फसल भी क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो इसके लिए ये मशीन यूज करते हैं। ऑप्शन ए है गन्ना। नहीं भाई, गन्ना के लिए तो गन्ना जो कट्टर प्लांट आता है, ठीक है ना, जो शुगर केन कट्टर प्लांटर होता है, शुगर केन कट्टर प्लांटर आता है, जिससे हम क्या बोते हैं? गन्ना बोते हैं। इसमें हम गन्ना का जो स्टेम होता है, जो पौधा होता है, उसको रख देते हैं और क्या होता है कि वो एक समान साइज का काट काट कर वो खेत में एक कुंड में गिराते हुए चला जाता है। अगर मक्का की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आलू हम किससे करते हैं? एक पोटैटो प्लांटर मशीन होती है, उससे हम करते हैं आलू की बुआई, पोटैटो प्लांटर से। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर में प्रणालियां है। अब देखिए ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के आने से काफी चीजें बदल सी गई। बहुत पहले लोग हड्डियों से और छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते थे उसको नुकीला बनाकर खेत की जुताई करते थे। वहां से लेकर आज हम ट्रैक्टर तक पहुंच गए हैं और ट्रैक्टर के आगे भी अलग अलग प्रकार की ट्रैक्टर भी क्या हो गई है? डेवलप हो गई है, जिससे काफी मात्रा में किसानों को फायदा हुआ है और किसान बढ़ चढ़कर अपनी खेती बाड़ी में भाग ले रहे हैं। इसका कारण है क्या? डेवलपमेंट, ठीक है। और ये इसमें देखिए अब ट्रैक्टर की बात कर रहा है कि ट्रैक्टर में कौन कौन प्रणालियां है। तो देखिए ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक प्रणाली, बी है शीतन प्रणाली, सी है दहन प्रणाली और डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोटावेटर है। अब भाई रोटावेटर किसके लिए है? तो ऑप्शन है जुताई का यंत्र, हमने बताया था टीलेज में ही बताया था, सेकेंडरी टीलेज का क्या है? ये एग्जाम्पल है रोटावेटर। दूसरा है खरपतवार निकालना, नहीं भाई। फसलों की बुआई करना, नहीं। अभी फसल की बुआई के लिए हमने 4-5 मशीनें बताया आपको, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुताई का यंत्र। तो जुताई के लिए मोल्ड बोल्ड हल हो गया आपका, देसी हल हो गया, डिस्क हल हो गया, ये सब जुताई के लिए, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सब जुताई के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंबाइन हार्वेस्टर है। कंबाइन हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग का मतलब ही होता है क्या? कटाई करना, ठीक है। तो इससे हार्वेस्टर जो मशीन होता है वो क्या करता है? कटाई का कार्य। तो फसल काटता है और दौनी करता है, फसल की बुआई करता है, नहीं भाई। हार्वेस्टिंग करता है मतलब काटता है, बुआई नहीं करे। खेत की जुताई, नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, फसल काटता है और दौनी करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गेहूं, ठीक है ना, गेहूं की कटाई हम कंबाइन से करवाते हैं लोग। क्या होता है कि एक तरफ से काटता है और दूसरे तरफ से दौनी भी कर देता है और हमारा शुद्ध क्या होता है? अनाज हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और फिर जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूज हम करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर का क्या? फसल काटने और दौनी करने में। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक सिलेंडर में पावर स्ट्रोक के क्रम को कहते हैं। देखिए जो आपका स्ट्रोक होता है, एक तो स्ट्रोक की अगर बात किया जाए तो एक 4 स्ट्रोक होता है और एक 2 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक लगे होते हैं। जो 4 स्ट्रोक होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है, जिसमें से एक का नाम है पावर स्ट्रोक। क्या है? पावर स्ट्रोक। पहला जो होता है जिसको हम लोग आगम चक्र बोलते हैं, दूसरा है प्रेशर वाला, दूसरा क्या है? प्रेशर, और तीसरा जो है आपका पावर स्ट्रोक, ठीक है। और चौथा जो है आपका ये क्या है? निर्गम, जो निकलता है, ठीक है ना, एग्जॉस्ट कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो जो आपका पावर स्ट्रोक जो होता है, पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि जब इसमें अलग से जब प्रेशर और हाई तापमान जब पड़ता है तो क्या होता है कि इसमें हवा भर जाती है और ये क्या करता है? पंपिंग करता है और फिर पंप करके क्या होता है कि वहां पे एक फायर की तरह क्या होता है? निर्माण होता है,
फायर बनता है और वहां पावर जनरेट होता है, तो इसको हम लोग फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजन पिन को जोड़ती है। अगर बात किया जाए गजन पिन को, तो देखिए अगर हम बात करें जो आपका ये गजन पिन होता है, तो या इसकी संरचना जो है इस टाइप की होती है। ठीक है, इस टाइप की, और इसमें क्या होता है, एक पिन लगा होता है और ये इसको घेरे रहता है। इसका नाम जो है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड। और ये जो है आपका क्या है? पिस्टन है। क्या है? पिस्टन है। तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो कौन करता है? गजन पिन करता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैम सॉफ्ट और फ्रैंक सॉफ्ट गति से चलता है। तो देखिए जो कैम सॉफ्ट है वो फ्रैंक सॉफ्ट की आधी गति से चलता है। ठीक है, जब फ्रैंक सॉफ्ट एक चक्र पूरा करता है तो कैम सॉफ्ट क्या होता है? अपनी आधा चक्र पूरा किया हुआ रहता है, तो ये आधी गति से चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सभी इंजन के पार्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंजेक्टर नोजल का प्रयोग इंजन में होता है। तो देखिए जो इंजेक्टर नोजल होता है उसका प्रयोग किस इंजन में करते हैं? तो ऑप्शन ए है पेट्रोल, बी है डीजल, सी है क और ख दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। डीजल इंजन में हम क्या करते हैं? इंजेक्टर नोजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद धुआं देना संकेत करता है। ये PY क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का। और देखिएगा ये जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो यहां से क्वेश्चन आपके अधिक मात्रा में रहेंगे। इतना समझिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आप मान कर चलिए। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब ये लास्ट फाइनल टच हम लोग दे रहे हैं। इसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन कराएंगे, फिर एग्रोनॉमी वाला जो पार्ट है उसको भी कराएंगे लोग, और इसके अलावा जो स्पाइस का कुछ पोर्शन हमने कराया है, जो बाकी बचा खुचा होगा उसको भी कराएंगे लोग। और जो एक सबसे बड़ा पार्ट आपका है वो है आपका मेडिसिनल प्लांट, और उसमें है आपका फ्लोरिकल्चर वाला पार्ट। ये दोनों को भी कराना है। तो कुल मिला जुलाकर आपका 4 या 5 तारीख तक सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और इतना मानकर चलिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपकी तैयारी इससे बेहतर, आप जब वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो इससे बेहतर तैयारी समझ लीजिए आपकी हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, काफी बेहतर तैयारी हो जाएगा और आपको कोई भी डर भय नहीं रहेगा। आप आराम से स्टेट पास करिएगा, और स्टेट के बाद जब बिहार में नई सरकार का गठन होगा तो वैकेंसियों की मेरे ख्याल से भरमार भी हो सकती है, क्योंकि अगर नई सरकार बनती है तो उसको तो भाई सरवाइव करना है, तो रोजगार देगा और नौकरी देगा। वादा भी किए हैं सब, ठीक है, अपने अपने मैनिफेस्टो में सभी वादा किए हैं। तो आप लोग इतना समझिए कि आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और हाँ, बाकी जितने भी बच्चे हैं, अगर जो लोग भी पटना में आकर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का, इसके अलावा बिहार में जो प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी आने वाली है तो उसकी तैयारी आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप आकर पटना में कर सकते हैं, जो कि बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना कराने वाला है तैयारी। और अगर बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी तैयारी बेहतर हो गई है, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और देखिए संपूर्ण तैयारी आपकी एग्रीकल्चर की भी और जीके जीएस की भी तैयारी आपकी पूरी कराई जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं सफेद धुआं देना संकेत। तो देखिए सनेहन आयल का सिलेंडर में जलना, ईंधन में जल की उपस्थिति, इंजन पर अत्यधिक लोडिंग, ईंधन तथा हवा का घना मिश्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ईंधन में जब जल की अधिकता हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, सफेद धुआं निकलने लगता है और उसका संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन से होता है। तो देखिए जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है और एक होता है आपका 2 स्ट्रोक।
4 स्ट्रोक इंजन में 4 अलग अलग स्ट्रोक लगा हुआ होता है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। और 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक लगा होता है। तो ये क्या करता है कि अलग अलग 4 बार ये क्या करता है, ऊपर नीचे 4 बार पंप करता है, 4 बार। और ये क्या करता है कि एक एक बार पंप करके ये क्या करता है, अपनी साइकिल को पूरा कर लेता है, ठीक है। जितनी ये 4 बार करेगा उतना ये एक एक बार करके ही क्या कर लेगा, इसके बराबर कर लेगा। तो ये पूछा है कि 2 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन से क्या होता है, तो ये 2 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी सिलेंडर इंजन का गतिपाल पहिया सिंगल सिलेंडर इंजन से है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि किसी सिलेंडर इंजन में अगर उसमें मल्टी सिलेंडर है, ठीक है, मान लेते हैं मल्टी सिलेंडर माने बहुत सारा सिलेंडर, तो और किसी में एक सिलेंडर है, तो मान लेते हैं इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जो देखिए सिलेंडर अगर अधिक है तो उसका आकार छोटा होगा, सिलेंडर की संख्या अगर अधिक रहेगा तो आकार क्या होगा, छोटा रहेगा। अगर सिलेंडर की संख्या कम रहेगी तो उसका आकार क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है सिंगल सिलेंडर इंजन से क्या होता है। तो ऑप्शन ए है भारी, बी है हल्का, सी है बराबर, डी है इनमें से कोई नहीं। मल्टी सिलेंडर इंजन का गतिपाल पहिया सिंगल सिलेंडर इंजन से भारी होगा कि हल्का होगा, जब छोटा होगा तो क्या होगा, वो हल्का होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं एक ये गतिपाल चाहिए, गतिपाल पहिया है और एक ये गतिपाल पहिया है, तो इसके तुलना में इसका आकार छोटा है, तो ये क्या होगा, हल्का होगा, और ये क्या होगा, भारी होगा। और यहां पूछा है मल्टी सिलेंडर इंजन का गतिपाल पहिया सिंगल सिलेंडर इंजन से भारी होगा कि हल्का होगा, तो क्या होगा, हल्का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड ड्रिल कौन से बीज बोने के काम आती है। अगर बात करें सीड ड्रिल की तो ऑप्शन ए है गेहूं, बी है मक्का, सी है ईख, डी है आलू। तो हमने आलू के लिए क्या बताया, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो प्लांटर। ईख के लिए क्या यूज करते हैं, ईख के लिए शुगर केन कट्टर प्लांटर, शुगर केन कट्टर प्लांटर। इसके अलावा मक्का के लिए जो आपका क्या था, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। और जो गेहूं है इसकी बुआई हम किससे करते हैं, सीड ड्रिल से करते हैं, सीड ड्रिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीड ड्रिल मशीन का कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है, अंशांकन। कैलिब्रेशन का मतलब हो गया कि इसका अंकन क्यों किया जाता है। तो देखिए, पहला है बीज दर निर्धारण करने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए नहीं भाई, जुताई तो किसी भी हाल में नहीं, खेत को समतल करने के लिए ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, सीड ड्रिल मशीन का कैलिब्रेशन इसलिए करते हैं ताकि जो आपका बीज दर है उसका निर्धारण हम क्या कर दें अच्छे से और सही प्रकार से कर दें। इसके लिए फॉर्मूला वगैरह भी है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ये इस टाइप का ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सीड ड्रिल से बीज बोने पर किसके बीच की दूरी नियत रहती है। तो एक देखिए, एक तो हम प्लांट से प्लांट की दूरी रखते हैं, सॉरी ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी लाइन से, और इस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब इधर से जो सीड ड्रिल मशीन होता है उसमें 9 से 11 फार लगा होता है, ठीक है, और एक तरफ सीड बॉक्स बना होता है, और सीड बॉक्स जुड़ा होता है किससे, प्रत्येक जो फार होता है, ठीक है, उसके लोहे के एक पाइप से क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है। और वहां जैसे जैसे नाली बनती है वैसे वैसे सीड क्या होता है उसमें गिरते जाता है। तो क्या होता है कि ये जैसे ये लाइनिंग हो गया, ये जैसे आपका हल हो गया, ठीक है, ये हल, ठीक है। तो ये जो है इसका तो लाइन एकदम क्या होगा, क्लियर होगा।
लेकिन बीज क्या होता है, कभी आगे कभी पीछे भी गिर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे तो जो पौधा है, पौधा की दूरी कभी भी एक समान नहीं हो सकती है, थोड़ा कोई पास में हो सकता है, थोड़ा सा कोई दूर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। लेकिन जो लाइन से लाइन की दूरी बनेगी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, वो एक समान बनेगी, ठीक है। तो पेड़ से पेड़ के बीच नहीं, पंक्ति से पंक्ति के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पंक्ति से पंक्ति के बीच। दोनों, ये भी नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हडम्बा थ्रेसर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। हडम्बा थ्रेसर, देखिए 3 टाइप के थ्रेसर हैं, ठीक है। थ्रेसर क्या होता है कि जब हम अनाज को उसके वानस्पतिक भाग से अलग करते हैं, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। और थ्रेशिंग के लिए अलग अलग मशीनें आती है। जैसे गेहूं दौनी के लिए हडम्बा थ्रेशर क्या होता है, हडम्बा थ्रेशर। धान के लिए जापानी थ्रेशर, अभी इसका प्रचलन देखे होंगे आप लोग, जापानी थ्रेशर। या इसका एक और नाम है एक्सियल पैडी थ्रेशर, एक्सियल पैडी थ्रेशर है। उसके बाद एक है आपका मेज थ्रेशर, क्या है, मेज थ्रेशर। तो ये अलग अलग थ्रेशर हैं और हडम्बा थ्रेशर का प्रयोग हम गेहूं दौनी के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मशीन औसाई कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ओसाई का मतलब क्या होता है, जब हम दौनी कर लेते हैं तो दौनी का थ्रेसिंग कर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे जो खरपतवार होते हैं या पौधों के जो वानस्पतिक भाग होते हैं वो टूटकर आ जाते हैं। तो उस पूरे अनाज को एकदम रियल में बनाने के लिए जो अनाज होता है उसको एक साइड, और उसमें जो गंदगी फैली होती है उसको एक साइड करने के लिए जो एक्टिविटीज करते हैं उसी को औसाई कहते हैं। इसको इंग्लिश में विनोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, विनोइंग। और विनोइंग हम किससे करते हैं, तो एक विनोवर नाम का क्या आता है, यंत्र आता है विनोवर, या एक विनोवर फैन होता है, विनोवर फैन होता है। तो ये विनोवर फैन होता है और एक विनोवर होता है। इन दोनों से हम विनोइंग का या औसाई का कार्य करते हैं। सीड ड्रिल से हम बीज बोते हैं, प्लांटर से भी बीज बोते हैं, मोअर से घास की कटाई करते हैं, घास की कटाई करते हैं मोअर से। और विनोवर से क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। विनोइंग इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और विनोवर फैन, विनोवर फैन 3 प्रकार का होता है। एक तो हाथ से चलाने वाला, आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग रख देते हैं इधर एक साइड में यहाँ अनाज का ढेर और यहाँ फैन, और हाथ से साइड से चलाते हैं, इधर फैन का मुंह रहता है और यहाँ से क्या होता है कि जितने भी उस पे जो भी मतलब गंदगी वाली चीजें होती है वो क्या होती है, बाहर हो जाती है जब हवा तेज चलता है। और जो अनाज होता है वो हल्का क्या होता है, भारी होता है, वो वहीं पे रह जाता है और हमारा पूरा का पूरा अनाज साफ सुथरा हो जाता है। इसके अलावा एक पैर से चलाने वाला होता है और एक होता है आपका ट्रैक्टर के माध्यम से चलाने वाला। तो ये 3 चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल की बालियों से अनाज को अलग करने वाले यंत्र को कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, मान लेते हैं कि एक ये आपका गेहूं का बाली हो गया, ठीक है, या मक्का का बाली हो गया। अब इसमें क्या होता है आपका, ये मान लेते हैं, और इसको जब हम इसको अनाज को अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं। और ये किस यंत्र से करते हैं, थ्रेसर से करते हैं। थ्रेसिंग किससे करते हैं, थ्रेसर से करते हैं। सीड ड्रिल से बीज की बुआई, प्लांटर से भी बीज की बुआई, और मोअर से घास की कटाई करते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन है, चीजों को बस समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है कि ICAR की स्थापना कब हुई। अब आ गया आपका ये जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। ICAR की स्थापना पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। जब इसका स्थापना हुआ था उस टाइम इसका नाम क्या था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ
एग्रीकल्चरल रिसर्च है। इंपीरियल काउंसिल इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये जो बना ये किसके अनुशंसा पे बना? तो आपका ये रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के अनुशंसा पे बना। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के अनुशंसा पर ऑन कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए आईसीएआर का, तो आईसीआर का फर्स्ट डीजी कौन थे? आईसीआर का फर्स्ट डीजी डॉक्टर बीपी पाल थे। डॉक्टर बीपी पाल थे, जिनको फादर ऑफ रोज भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर प्रेजेंट डीजी की बात कर दे, प्रेजेंट डीजी कौन है आईसीएआर के? तो एम.एल. जाट हैं, जिनका पूरा नाम मांगीलाल जाट है। अगर बात की जाए इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, तो देखो भाई प्रेसिडेंट कौन होगा? प्रेसिडेंट प्रेजेंट में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है वही क्या होता है आपका आईसीएआर का प्रेसिडेंट होता है। प्रेजेंट एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो अभी कौन है भाई? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो इसके अभी क्या है? प्रेसिडेंट है आईसीएआर के। अगर आईसीआर को बोला जाए तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब ये खुद से अपना निर्णय कर सकता है, ठीक है। और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं भारत के अंदर में उन सभी को गवर्न करने का भी कार्य कौन करता है? आईसीएआर करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1880, बी 1905, सी 1929, डी 1970। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कब स्थानांतरित हुआ? अब बात कर रहा आईएआरआई की, तो आईएआरआई को देख लेते हैं। ये जब बना था इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जब बना तो कब बना इसको भी देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1905 को बना। और कहां पे बना भाई? ये पूसा समस्तीपुर बिहार में बना। समस्तीपुर बिहार में बना। और क्या हुआ कि सन 1934 में भारी फ्लड एंड अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आया और फ्लड और अर्थक्वेक की वजह से वहां की बिल्डिंग नहस तहस हो गई और काफी चीजें क्या हो गई? वहां की बिल्डिंग नहस तहस हो गई। इसको देखते हुए इसको शिफ्ट करने का क्या किया गया? निर्णय लिया गया। और इसको शिफ्ट कहां किया गया? तो 1936 में शिफ्टेड कहां किया गया? शिफ्टेड पूसा समस्तीपुर टू, शिफ्टेड पूसा समस्तीपुर टू, पूसा समस्तीपुर टू पूसा रोड न्यू दिल्ली। पूसा रोड न्यू दिल्ली। तो ये पूसा रोड न्यू दिल्ली में चला गया कब? 1936 में। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। इसके बाद अगर हम बात करें कि इंपीरियल को इंडियन कब किया गया, तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम आईसीएआर जो था और आईएआरआई जो है ये, ठीक है ना, वो दोनों जो इंपीरियल था उस टाइम क्या कर दिया गया? इंडियन कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
और देखिए जब ये पूसा समस्तीपुर में था तो वहां से जब ये शिफ्ट वहां हो गया तो बिल्डिंग तो अभी भी है, तो वहां पे अभी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो वहीं पे है। ठीक है, जो काफी बच्चों का सपना होता है कि सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ, पूसा समस्तीपुर में हम पढ़े, तो वहीं पे है। ठीक है, अब देखिए 1958 में क्या हुआ, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता मिला, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मान्यता मिल गया। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वैसे यूनिवर्सिटी को बोलते हैं जिसकी सारी यहाँ पे सारी सुविधाएं हो और अनुसंधान के कार्य एक बड़े लेवल पे हो। तो IARI का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां पे अनुसंधान का कार्य सबसे बड़ा लेवल पे होता है। इसके अलावा NDRI है जो आपका ये जो है सैम हिगिनबॉटम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, वहां उसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का माना जाता है। तो यहाँ पे अनुसंधान के कार्य बड़े पैमाने पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1936-34 का कारण था फ्लड और अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि देश में वर्तमान समय में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। अगर कृषि विश्वविद्यालय की बात किया जाए, कृषि विश्वविद्यालय की कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान समय में टोटल 65 है। जो अभी रिसेंट में खुला है वो शायद आपका कुशीनगर में खुला है। ठीक है, 65 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो यहां पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 48, बी 49, सी 50 और डी है। देखिए डी का यहाँ पे ऑप्शन वहां पे 92 दिया हुआ था बुक में। ठीक है, और ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा भी हुआ है। ठीक है, NCERT का जो बिहार वाला बुक है एग्रीकल्चर का, उसमें अभी चर्चा जो यूनिवर्सिटी का कृषि विश्वविद्यालय की चर्चा है वो टोटल 49 कृषि विश्वविद्यालय की चर्चा की गई है। तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अभी उसमें 49 कृषि विश्वविद्यालय की ही चर्चा की गई है, पता नहीं उसको कब अपडेट ये लोग करेंगे। अभी 2016 या 17 का संस्करण चल रहा है। ठीक है, और उसी पैटर्न को फॉलो करके ये लोग क्वेश्चन बना दिए थे पिछले बार, और क्वेश्चन का आंसर भी यही लिए हुए थे, तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। तो आप लोग इसी के माध्यम से चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अगर बात किया जाए फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज पहले देखते हैं, फिर बात करेंगे फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए 1901 से लेकर 1905 के बीच में टोटल 6 कृषि कॉलेज खुले, 6 कृषि कॉलेज खुलता है। और ये 6 कृषि कॉलेज का नाम आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, कहाँ, इसका नाम था कृषि कॉलेज ऑफ सबौर। ठीक है, तो पहला एक सबौर में, जो कि आज वहां पे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया है, और वहीं पे क्या था पहले, बिहार कृषि कॉलेज ऑफ सबौर। ठीक है ना, या कह लीजिए सबौर कृषि कॉलेज। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में 2 थे, जो एक पुणे में था, पुणे में था, और दूसरा था नागपुर में। उसके बाद एक कानपुर में खुला यूपी में, और एक कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर में खुला, और एक लायलपुर में खुला था, लायलपुर में। और आज़ादी जैसे ही मिला, देश बंटवारा हुआ, तो ये कहाँ चला गया भाई, पाकिस्तान में। तो ये पाक में है अभी लायलपुर वाला। तो ये 6 कृषि कॉलेज खुला उस टाइम। और कृषि एग्रीकल्चर की नींव यहीं से पड़ती है। एग्रीकल्चर की नींव इससे पहले भी पड़ी हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर की पढ़ाई की नींव कहाँ से पड़ी हुई है, तो जब ये 1901 से 1905 उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, काफी क्रूर था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में ये कॉलेज बनवाने का भी कार्य उसने किया। अब देखिए फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात किया जाए तो पहला 1960 में खुलता है, और इसका नाम है क्या, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पंतनगर में है। कहाँ पे है,
पंतनगर में है, और पंतनगर उस टाइम उत्तर प्रदेश में हुआ करता था और अभी उत्तराखंड में है ये। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पे पंतनगर जो गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है खुला है, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1992-93 में इम्फाल, कहाँ की राजधानी है भाई? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुला, ठीक है। तो उस हिसाब से ये पूछा है देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ केंद्रीय नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पूछा नहीं, बी है नई दिल्ली, सी है पंतनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर के कितने अनुसंधान केंद्र हैं? अगर हम बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर की तो देखिए नेशनल रिसर्च सेंटर बिहार में मात्र एक ही है, और वो है क्या? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। कौन सा है? लीची, जो कि कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में है। और ये बिहार में मात्र एक नेशनल लेवल का अनुसंधान संस्थान है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा भी है लेकिन वो नेशनल राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? अगर हम बात करें बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र की तो देखिए सबसे पहले तो यहां हम मैप के सहायता से देखेंगे बिहार को। ये देखिए बिहार का एक हम लोग ओवरफ्लो चार्ट, वैसे तो उतना अच्छा बन नहीं पाएगा नक्शा, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए ये हो गया आपका बिहार, ठीक है। ये हमारा बिहार, आपका बिहार, जितने लोग हैं सबका बिहार। यही तो खासियत है बिहार की, सबकी इज्जत और सबकी प्रशंसा और सबको सम्मान देता है, ठीक है। आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, अलग अलग स्टेट में डोमिसाइल लगा हुआ है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है कि देश के सभी छात्रों को एक समान अपॉर्चुनिटीज देता है। तो इससे अच्छा स्टेट कोई हो ही नहीं सकता है भाई। बाकी स्टेट भी हैं लेकिन थोड़ा उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर बाकी स्टेट बिहार अगर दे रहा है इस टाइप का, तो अलग अलग स्टेट जो हैं जहाँ पे डोमिसाइल लागू है वो लोग भी क्या करने चाहिए? फुल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, तब तो जाकर माइग्रेट होता, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते। छोड़िए, खैर वो अलग चीजें हैं, ठीक है, वो राजनीतिक मामला है, उस पर नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं पहले हम लोग बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र। ये है बिहार की नदी, इस नदी का नाम है गंगा। क्या है? गंगा नदी, ठीक है। बिहार को 2 भागों में बांटी है, इसको बोलते हैं नॉर्थ बिहार, इसको बोलते हैं हम लोग साउथ बिहार। अब ये जो है ये है आपका जोन 1, ये जो है आपका जोन 2, और ये जो है आपका पूरा साउथ बिहार, इसको बोलते हैं हम लोग जोन 3। अब ये जोन 3 यहाँ क्यों लिखे हैं? तो इसमें जोन 3 को 2 सब जोन में बांटा गया है, क्योंकि बड़ा सा जोन हो जा रहा था साउथ बिहार, इसलिए इसको 2 सब जोन में बांटा गया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जोन 3A, जोन 3A, और इसको बोलते हैं जोन 3B, जोन 3B। देखिए ये जो थोड़ा नक्शा बनाया है नीचे वाला, ये काफी बड़ा हो गया है, एक्चुअल में जोन 1 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा जोन कौन है भाई? तो जोन 1 है सबसे बड़ा, सबसे छोटा। टोटल जोन कितने हुए? टोटल जोन तो 3 हुआ। टोटल जोन कितना हो गया? 3 हो गया। पहले वाले जोन में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट में क्या है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा,
वैशाली, मुजफ्फरपुर, आपका पूर्वी चंपारण मोतिहारी बोल ही दिए, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, दरभंगा है, बेगूसराय है, समस्तीपुर है। ये 13 डिस्ट्रिक्ट है जो आपके जोन किस में है, 1 में है। जोन 2 जो है, और यहाँ पे देख लीजिए जो ये मोतिहारी है और ये बेतिया है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज, यहाँ पे गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस जोन में सबसे अधिक गन्ना की खेती होती है, तो जोन 1 में। मधुबनी और दरभंगा सबसे ज्यादा क्या, आपका मखाना उत्पादन, तो जोन 1 में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक। यहाँ बीच में है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा किसकी खेती, लीची की, तो सबसे ज्यादा लीची किस जोन में, जोन 1 में। तो ये जो मोटा मोटी चीजें हैं इसको हमने बता दिया। यहाँ पे किशनगंज, उसके बाद है अररिया, सुपौल, उसके बाद है आपका पूर्णिया, कटिहार और सहरसा, मधेपुरा। ये जो 8 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस 8 डिस्ट्रिक्ट में एक सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है। यहाँ किशनगंज में चाय की खेती होती है, पूर्णिया कटिहार में जूट की खेती होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा जूट और चाय की खेती किस जोन में सबसे अधिक, तो जोन 2 में। अब है जोन 3 है, यहाँ पे मक्का की खेती होती है, आम की खेती होती है, इसके अलावा कटहल की खेती होती है। जोन 3B में सबसे ज्यादा दाल की खेती, ठीक है। दलहनी फसल जो पटना वाला रीजन है, टाल क्षेत्र है, वहां पे दाल की खेती बड़े पैमाने पे होती है। तो दलहनी फसल सबसे ज्यादा जोन 3B में होता है। जोन 3B में 11 डिस्ट्रिक्ट और इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट। तो 11 और 7, 18 और 13, ये हो गया आपका 18 और 13, आपका ये कितना हो गया, सॉरी 18, 13, ये हो गया आपका 21, और फिर ये हो गया आपका टोटल, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितना है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो 11 और 6, 17, और ये हो गया आपका 8, 25 और 13, 38 डिस्ट्रिक्ट पूरा है बिहार में, और 38 डिस्ट्रिक्ट को ऐसे बांटा गया है जोन में करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे वर्षा ज्यादा किस जोन में, तो जोन 2 में। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होता है, ठीक है, यहाँ लगभग 1200 से अधिक mm बारिश हो जाता है। और अगर सबसे कम बारिश कहेगा तो सबसे कम बारिश गया वाला रीजन में, अरवल वाला रीजन में, तो ये 3B में सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा। और यहाँ फसल तीव्रता प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, तो फसल तीव्रता प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ 152% और सबसे कम 131% यहाँ का फसल तीव्रता है। तो सबसे कम फसल तीव्रता कहाँ का है, जोन 3A का कम फसल तीव्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट है कि किस जो कृषि जलवायु में सर्वाधिक, तो जोन 2 में होता है। किस में होता है, जोन 2 में। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक फसल तीव्रता वाला जलवायु क्षेत्र इनमें से कौन है। सर्वाधिक फसल तीव्रता वाला जलवायु क्षेत्र, तो अभी हमने बताया जोन 2 में सबसे ज्यादा फसल तीव्रता, और कितना है, 152%। और जोन 3A जो है, जोन 3A है, ये जोन 2 हो गया भाई, ठीक है। और जोन 3A है, वहां की फसल जो तीव्रता है 131% है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग द्वारा पूरे देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। अगर बात किया जाए योजना आयोग ये एक भारत का थिंक टैंक था जो कि भारत को आगे बढ़ाने में, विकसित करने में काफी मदद किया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अभी इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। और जो पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से लेकर 1956 तक, इसमें एग्रीकल्चर को काफी प्रायोरिटीज दिया गया था,
ठीक है, ये हमारा मसला नहीं है। मसला ये है कि योजना आयोग ने पूरे देश को कृषि जलवायु, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है, ये मसला है। तो देखिए, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये क्वेश्चन पूछता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1988 में योजना आयोग ने पूरे भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा। 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा, और जब बड़ा एरिया हो गया तो वहां की जलवायु में काफी विभिन्नताएं भी देखने को मिली, तो इसको सब जोन्स में भी बांटा गया। किस में बांटा गया भाई? सब जोन्स में। तो इसको कितने सब जोन्स हैं? तो 72 सब जोन्स में बांटा गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ICAR द्वारा भारत को कितने कृषि परिस्थितिकी, यहां कृषि परिस्थितिकी पूछा है, जलवायु नहीं। परिस्थितिकी का मतलब जहां इकोलॉजी, जहां पे मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो, बायोडाइवर्सिटीज हो, वहां की परिस्थितिकी क्षेत्र बहुत अधिक डेवलप होता है। तो यहां क्या है कि कृषि परिस्थितिकी क्षेत्र में विभक्त किया गया कितने, ये क्वेश्चन है। तो अगर ICAR के अनुसार देखा जाए तो कितने कृषि परिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो टोटल 20 कृषि परिस्थितिकी क्षेत्र हैं। और कितने सब इकोलॉजिकल जोन हैं? सब इकोलॉजिकल जोन, तो इसको 60 सब इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन खत्म हुआ और नो डाउट आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहां से मोर देन क्वेश्चन रहेंगे, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर इसका जो भी PPT में चाहिए फॉर्मेट में, तो ये कॉलेज दाखिला ऐप को आप डाउनलोड करके वहां पे जो फ्री क्लासेस है वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, और बाद में भी आप इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। और काफी चीजें आपका जो भी डाउट होगा सारी की सारी क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे ही आप लोग बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम वीडियो लाने वाले हैं उसमें आपका जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट है उसका वीडियो होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।